नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा द एयरसन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में सेल के समस्त पार्ट्स को देख लिया था, आज हम सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन को देखेंगे, सेल के टाइप्स को देखेंगे और एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, तो आइए जानिए कोशिका विभाजन किस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन इसमें क्या होता है कि एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या करती है फ्रेंड्स, इसमें एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है, सेल डिवीज़न की प्रोसेस कहा जाता है। जो कोशिका विभाजित हो रही है उसको मात्र कोशिका या पेरेंट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मात्र कोशिका या पेरेंट सेल कहा जाता है। और जो नई कोशिका बन रही है, जो इस प्रोसेस के प्रभाव मात्र कोशिका के टूटने से जो दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, उन नई कोशिकाओं को डॉटर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है। तो फ्रेंड, कोशिका विभाजन की डेफिनेशन की इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो गई होगी कि मात्र कोशिका के विभाजित होने से दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहा जाता है, तो सेल डिवीजन की प्रोसेस कहा जाता है, कोशिका विभाजन की प्रोसेस कहा जाता है। कोशिका विभाजन के टाइप्स को देखें तो कोशिका विभाजन 3 टाइप्स का होता है, एक असूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। तो आइए जानिए दोस्तों तीनों टाइप्स के बारे में। सबसे मेनली इसके अंदर दो टाइप्स पढ़े जाते हैं, एक पढ़ा जाता है समसूत्री विभाजन और एक पढ़ा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले हम उन्हीं की बात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे हम असूत्री विभाजन के ऊपर। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है समसूत्री विभाजन। एक और होता है मायोसिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री, सम से स्पष्ट है फ्रेंड्स समान, और सूत्री से स्पष्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो गुणसूत्र कहा जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि इसमें एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके, एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और जो कोशिका विभाजित हो रही है उस कोशिका को कौन सी कोशिका कहा जाता है, तो मात्र कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्र कोशिका कहा जाता है। और जो नई कोशिका बन रही है उसको क्या बोला जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है। मात्र इस प्रोसेस में इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका, कितनी, समसूत्री विभाजन में दो नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। दो नई कोशिकाएं बनती है मात्र कोशिकाओं के टूटने से। फ्रेंड, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने क्रोमोसोम मात्र कोशिका में होते हैं उतने इक्वल नंबर क्रोमोसोम किसके अंदर होने चाहिए, नई बनी कोशिकाओं के अंदर। तो इस विभाजन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में, कि जितने क्रोमोसोम मात्र कोशिका में होते हैं उतने ही इक्वल नंबर क्रोमोसोम किसके अंदर होते हैं, नई बनी कोशिकाओं के अंदर होते हैं। इस प्रकार के डिवीजन को कौन सा डिवीजन बोला जाता है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अब इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नई कोशिकाओं में जा रहे हैं, इसीलिए इसे इक्वल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इक्वल डिवीजन भी कहा जाता है। अब अपन बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो इसका उल्टा, इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका, मात्र कोशिका जिसको कहा जाता है, मात्र कोशिका अपने आप को विभाजित करके चार नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। उसमें कितनी कर रही थी फ्रेंड्स, दो कोशिकाओं का निर्माण कर रही थी। इसमें कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगी, तो चार नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इस अर्धसूत्र विभाजन के अंदर कि इसमें कितने, चार क्रोमोसोम है। तो जो नई कोशिका बन रही है, जो डॉटर सेल बन रही है, उसमें कितने, इसके जस्ट हाफ दो क्रोमोसोम होंगे। कितने क्रोमोसोम होंगे, नई कोशिकाओं के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हाफ डिवीजन हो रहा है। जिसमें यहाँ क्या हो रहा है, हाफ डिवीजन हो रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे विभाजन को कौन सा विभाजन कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अगर फ्रेंड यहाँ से आपके क्लियर नहीं हो रहा है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ह्यूमन्स का।
हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या होता है, 23 पेयर में से तो 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में एक होते हैं, जो हमारी बॉडी निर्माण में काम आते हैं। और इन 22 पेयर में जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, सेम क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम को कहा जाता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? इसको कहा जाता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। और जो एक पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जो मेल और फीमेल जो जेंडर डिफाइन करते हैं, वो एक पेयर क्रोमोसोम इन दोनों में मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। इनको कहा जाता है ओलोसोम क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड? ओलोसोम क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम जो मेल फीमेल दोनों में समान हो, तो इनके अंदर जो विभाजन हो रहा है वो कौन सा विभाजन होगा? तो समसूत्री विभाजन। तो ऑटोसोम क्रोमोसोम किसके अंदर आते हैं? तो समसूत्री विभाजन के अंदर आते हैं। अब ओलोसोम क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन में कैसे आते हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। मेल में क्या होता है फ्रेंड्स? एक्स वाई होता है। फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पिताजी के कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। माताजी के कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। लेकिन एक टाइम में पिताजी का 1 क्रोमोसोम, माताजी का एक टाइम में 1 क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से 2 थे तो कितने क्रोमोसोम लिए? 1 क्रोमोसोम लिए। यहाँ कितने थे? 2 थे तो यहाँ से कितना लिया? 1 क्रोमोसोम लिया। जस्ट हाफ, मतलब हाफ। यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है? हाफ डिवीजन हो रहा है। इसीलिए ओलोसोम क्रोमोसोम किसके अंदर आते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर आते हैं। एक बार और देखिए, मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स। पिताजी के कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम एक्स वाई, जो जेंडर डिफाइन करते हैं एक्स वाई। और माताजी के कितने? एक्स एक्स। तो यहाँ से एक टाइम में कितना क्रोमोसोम? 1 क्रोमोसोम। पिताजी के इसमें से 1 क्रोमोसोम, तो माताजी की इसमें से क्या होता है? 1 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जस्ट इसका 2 थे तो 1 लिया, 2 थे तो 1 लिया। यहाँ क्या कर रहे थे? 4 थे तो 2 लिया, 4 थे तो 2 लिया। मतलब जस्ट हाफ, तो हाफ डिवीजन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को कौन सा विभाजन कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। तो ओलोसोम क्रोमोसोम किस में आएंगे? तो अर्धसूत्री विभाजन में आएंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है कि जो मात्र कोशिका होती है वो विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। और इस समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम माताजी के अंदर मात्र कोशिका के अंदर हुए, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर होंगे? डॉटर सेल के अंदर होंगे, नई बनी कोशिकाओं के अंदर होंगे। फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहा जाता है? माइटोसिस की प्रोसेस। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए इसको इक्वल डिवीजन भी कहा जाता है। ऑटोसोम क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको किसके अंदर रखा जाता है? तो माइटोसिस के अंदर रखा जाता है ऑटोसोम क्रोमोसोम को। फ्रेंड, यहाँ से इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो इसमें क्या होता है कि मात्र कोशिका के जितने जितने क्रोमोसोम हैं उसके जस्ट हाफ क्रोमोसोम किसके अंदर जाएंगे? नई बनी कोशिकाओं के अंदर जाएंगे। और अर्धसूत्री विभाजन में कितने नई कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। एग्जाम्पल यहाँ से देखिए आप कि पिताजी का एक्स वाई और माताजी का एक्स एक। तो पिताजी का एक टाइम में 1 क्रोमोसोम और माताजी का एक टाइम में 1 क्रोमोसोम। मतलब 2 थे तो 1 लिया, 2 तो थे 1 लिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? हाफ डिवीजन हुआ। क्या हुआ? हाफ डिवीजन। मतलब आधा क्रोमोसोम पिताजी के इसमें से और आधे माताजी के इसमें से। तो इस हाफ डिवीजन की प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहा जाता है? मायोसिस की प्रोसेस, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस कहा जाता है। इसीलिए ओलोसोम किसके अंदर आएंगे? तो मायोसिस के अंदर आएंगे, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर आएंगे। और एक केस जेंडर डिफाइंड का होता है, लिंग निर्धारण को। तो यहाँ से देखिए केस कैसे बनता है फ्रेंड्स। 2 केस बनते। एक होता है पिताजी का यहाँ से लिया एक्स, माताजी का लिया एक्स, तो क्या बनेगी? लड़की बनेगी। अब यहाँ से पिताजी का लिया वाई, माताजी का लिया एक्स, तो फ्रेंड्स क्या बनेगा? लड़का बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई होगी कि जो जेंडर निर्धारण, जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है? तो मेल के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, किसके क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है? पुरुष के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपना समाज बहुत ही महान है, वो ब्लेम किसको कर देता है? लड़की को। अगर किसी महिला को लड़का नहीं हो रहा है तो उसका ब्लेम किसको जाता है? उस लड़की को जाता है कि इस लड़की में कुछ खराबी है। बट फ्रेंड्स, ये गलत है भाई साहब। आप अपना चेकअप कराइए। मेल में एक ये जेंडर डिफाइन की क्षमता होती है। अगर मेल का जो स्पर्म होगा वो मजबूत नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? लड़का नहीं होगा, बॉयस नहीं होगा। तो इस पूरी चीज़ के पीछे किसका हाथ रहता है जेंडर डिफाइन करने में? तो मेल के क्रोमोसोम का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? मेल के क्रोमोसोम का होता है। यहाँ से मैं आपको माइटोसिस और मायोसिस दोनों पढ़ा दिए, और समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। एक बार और बता देता हूँ मैं।
समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मात्र कोशिका के अंदर होते हैं उतने के उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से इतना क्लियर हो गया। और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है कि जितने क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं जस्ट हाफ क्रोमोसोम नई कोशिकाओं के अंदर जाते हैं। अब ये दोनों तो क्लियर हो गए, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। अब अपन बात करते हैं असूत्री विभाजन। एक विभाजन और इसके अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं असूत्री विभाजन। बोर्ड में भी खराबी आ गई। तीसरा टाइप होता है असूत्री विभाजन। फ्रेंड इस असूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका लेते हैं। यहाँ से मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के माध्यम से समझा रहा हूँ। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब इस कोशिका का विभाजन होगा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब इस कोशिका का विभाजन होगा तो इसको कौन सी कोशिका कहा जाता है, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मात्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मात्र कोशिका कहते हैं। अब इस कोशिका का विभाजन हो रहा है तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में काई का विभाजन होगा तो इसके अंदर भरे कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। असूत्री विभाजन में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जो दो नई कोशिका बनेगी वो उसमें काई का निर्माण होगा तो कोशिका द्रव्य का निर्माण होगा। असूत्री विभाजन में असूत्री विभाजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर होता है और वो काई का डिवाइड करता है तो वो कोशिका द्रव्य को विभाजित करता है। तो फ्रेंड असूत्री विभाजन आपकी क्लियर हो गया होगा कि ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। एग्जाम्पल ले लूँ मैं तो उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, जीवाणु, ये कौन सा, इसमें कौन सा विभाजन होता है, तो असूत्री विभाजन होता है फ्रेंड्स। यहाँ से आपका सेल डिवीजन खत्म होता है। सेल डिवीजन तीन टाइप्स के होते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं कि सेल कोशिका कितने टाइप्स की होती हैं। सेल, तो फ्रेंड्स सेल दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। फ्रेंड इंग्लिश में और हिंदी में एक ही नाम है, इसको मेजरनेस ना करें, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है, इसको हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में भी यही कहा जाता है। एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट रहता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें क्या होता है, केंद्रक भी प्रेजेंट रहता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। मैं यहाँ से प्रोकैरियोटिक कोशिका को आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं रहता है डियर फ्रेंड, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं रहेगा, केंद्रक प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये कोशिका भित्ति काई की बनी हुई होती है, इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति काई की बनी होती है, तो अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। काई की, पॉलीसेकेराइड की। फ्रेंड्स पॉलीसेकेराइड में पढ़ा चुका हूँ। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक होता है पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो यहाँ से कौन से कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया गया है, तो पॉलीसेकेराइड। कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति बनी हुई थी वो काई की, एक तो अमीनो एसिड की और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। इसमें क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियार्ड में प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो न्यूक्लियार्ड, न्यूक्लियार्ड में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए प्रेजेंट रहता है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है। किस टाइप का पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है फ्रेंड्स। और इसको एनर्जी देने के लिए इसमें मायोसोम पाया जाता है, मिसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिसोसोम पाया जाता है। ये मिसोसोम जो होता है ये श्वसन प्रक्रिया के माध्यम, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन प्रक्रिया में मदद करता है और क्या करता है, इस पूरी कोशिका को एनर्जी देने का काम करता है।
ऊर्जा देने का काम करता है। कौन करता है? मेसोसोम इसको एनर्जी देने का काम करता है। तो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्या देखा कि इसके अंदर क्या एब्सेंट रहता है? तो केंद्रक एब्सेंट रहता है, कोशिका भित्ति इसके अंदर पाई जाती है और वो काय की बनी होती है? तो अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसमें अनुवांछनिक पदार्थ डीएनए, डीएनए का पूरा फॉर्म तो आपको, पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक जेनेटिक मटेरियल है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियार में पाया जाता है। और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो किस टाइप का होता है? तो सिथेरेस टाइप का होता है। इसमें मेसोसोम पाया जाता है जो इस कोशिका को क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम के अंदर ही श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो एक कोशिकीय जीव, इसके अंदर कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय जीव। किस प्रकार के जीव आते हैं? तो एक कोशिकीय जीव इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले तो धरती पर सबसे छोटा सूक्ष्मतम जीव जिसको हम नग्न आंखों से, प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो धरती का सबसे छोटा जीव जिसे सूक्ष्म जीव जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देखते, माइकोप्लाज्मा। ये धरती का सबसे छोटा जीव, छोटा सूक्ष्मतम जीव है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके अंदर कौन सी सेल होती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा नीली हरी सेवाल, अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक और आता है अमीबा। ये सभी कैसे जीव है? यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीव के अंदर कौन सी सेल होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से इनका शरीर का निर्माण होता है। तो फ्रेंड प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल से यहाँ से क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीव के अंदर होती है। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है लेकिन कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? तो अमीनो एसिड एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसमें केंद्रक तो प्रेजेंट नहीं रहता है लेकिन जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियाइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसमें मेसोसोम जो होता है उस पूरी कोशिका को एनर्जी देने का काम करता है। और इसी मेसोसोम के अंदर क्या होती है? श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है, छोटा पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो डियर फ्रेंड, इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। मैं यहाँ एक यूकैरियोटिक कोशिका बनाता हूँ। इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य भरा हुआ है? केंद्रिका द्रव्य। और इस पूरी कोशिका के अंदर कौन सा द्रव्य भरा हुआ है? तो कोशिका द्रव्य। और केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य से मिलकर क्या बनता है? तो जीव द्रव्य बनता है। तो फ्रेंड अपन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल लूँ तो इसके अंदर क्या क्या आता है? तो मानव, ह्यूमन्स भी इसके अंदर आते हैं, एनिमल भी इसी के अंदर आते हैं और प्लांट भी इसी के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में हर चीज़ को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएंगे? तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर और देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है और लाइसोसोम भी आता है। तो फ्रेंड इन सभी की मैं विस्तृत अध्ययन आपको लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ। आप उनको देख लीजिए तो यूकैरियोटिक कोशिका आपके क्लियर हो जाएगी। इसमें केंद्रक पाया जाता है और ये जो होते हैं मल्टी सेल्युलर होते हैं, बहुकोशिकीय जीव इसके अंदर आते हैं, कोशिकीय जीव इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों कंप्लीट होती है। अब अपन बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, प्लांट्स मतलब पौधे का साइज कैसा होता है, आकार में कैसे होते हैं? तो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। किसकी तुलना में? तो एनिमल्स की तुलना में। तो एनिमल्स का आकार कैसा होगा, साइज कैसा होगा? तो छोटा होगा, स्मॉल होगा। अगर ये आकार में बड़े होते हैं फ्रेंड्स तो इनका न्यूक्लियस, इनका केंद्रक भी क्या होगा? बड़ा होगा। इनका केंद्रक भी क्या होता है? बड़ा होता है। अगर ये आकार में छोटे होते हैं तो प्लांट की तुलना में इनका आकार कैसा होगा? तो छोटा होगा। केंद्रक का आकार कैसा होगा? तो छोटा होगा। इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती हैं। प्लांट सेल में मैंने बताया है कि जो सबसे बाहरी आवरण
प्लांट पौधों का सबसे बाहरी आवरण जिसको क्या कहा जाता है, तो सेल वॉल कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, कोशिका भित्ति। तो प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल में कोशिका सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति जो होती है प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है और एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसका सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे बाहरी आवरण होता है पौधे का। और इसके अंदर सबसे बाहरी आवरण क्या होगा, कोशिका भित्ति तो पाई नहीं जाती है, सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली होती है एनिमल सेल में, कोशिका झिल्ली होती है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, लवक पाया जाता है, एनिमल सेल में लवक नहीं पाया जाता है। लवक का काम मैं आपको बता चुका हूँ कि लवक का काम क्या होता है, एक कलरिंग पिगमेंट होता है, कलर देने का काम करता है। जैसे कि डिफरेंट क्वालिटी के अपन फल्स एंड फुल्स देखते हैं तो वो किसके कारण होते हैं, तो प्लास्टिड के कारण, तो लवक के कारण। ये हमारे अंदर नहीं पाए जाते, वरना हम कैसे दिखते हैं ये पता, लवक हमारे अंदर नहीं पाए जाते हैं। मैं और मिटा देता हूँ, उसको लिख देता हूँ। ये देख लिया, एक बार बता दूँ मैं आपको। प्लांट सेल में प्लांट सेल का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, ये आकार में बड़े होते हैं इसलिए इनका केंद्रक भी क्या होता है, बड़ा होता है। एनिमल सेल प्लांट सेल की तुलना में छोटे होते हैं इसलिए इनका केंद्रक भी क्या होता है, छोटा होता है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। प्लास्टिड लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में रिक्तिकाएं या जिनको हम बोलते हैं रसधानियां बड़ी होती है। रिक्तिका का काम क्या होता है, फूड मटेरियल को स्टोर करना। अगर पौधा बड़ा होगा, अपन सभी को पता है कि पौधे क्या होते हैं, एनिमल्स की तुलना में बड़े होते हैं, तो इनके अंदर फूड मटेरियल क्या होगा, स्टोर ज़्यादा होगा, तो इनकी रिक्तिकाएं भी क्या होती है, बड़ी होती है। किसकी तुलना में, एनिमल की। तो इनकी रिक्तिकाएं साइड में कैसे होगी, छोटी होगी। इनमें पौधों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन इसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थोड़ी होती है। एनिमल्स हमारे अंदर क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, नहीं होती है डियर फ्रेंड्स। इसका जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काई की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है प्लांट के अंदर। हमारे अंदर सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो इनामेल का होता है। इनामेल होता है सबसे हार्ड, और कहाँ पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। कल का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें हम कोशिका से जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।